दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड और MIT में भी छात्र के रूप में 1 साल तक यहाँ इनका जीवन गुजरेगा। तो हम उत्कर्ष से बात करेंगे और वो जो इमारत आप देख रहे हैं MIT की, वहाँ ले चलेंगे, इसके गलियारे में ले चलेंगे आपको और भारत के विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के भीतर की राजनीति, जीवन, इन सब पर बात करते हुए यहाँ की चंद उपलब्धियों के बारे में हम आप दर्शकों के बीच रखना चाहते हैं। जाहिर है ये वीडियो भी लंबा होगा, लेकिन हिंदी में इस तरह से बोलने वाले लोग कहाँ होते हैं। उत्कर्ष आज संयोग से हमें मिल गए जिनसे हम हिंदी में बातचीत करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के छात्रों को दिखाइए ताकि वे भी MIT आने का सपना देखें। ये कोई बहुत मुश्किल सपना नहीं है। भारत में ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली छात्र हैं जो यहाँ आने की क्षमता रखते हैं, पर कई बार उन्हें जानकारी नहीं होती है, कई बार उनके सपने में MIT नहीं आता है। लेकिन अगर आप दूसरे देशों की तरफ देखें, खासकर चीन की तरफ से, तो चीन से यहाँ पर बहुत छात्र आते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ के छात्रों को यहाँ आने के लिए किसी ना किसी स्तर पर तैयार किया जाता होगा, ये हमारा अंदाज़ा है। लेकिन हम अब उस डोम के नज़दीक जाएंगे और फिर आगे की बात हम वहाँ से करेंगे। उत्कर्ष, ये जो इन्फिनिटी कॉरिडोर है ये क्यों है? इसका नाम इन्फिनिटी, अनंत क्यों है? ये गलियारा इतना अनंत क्यों है? क्योंकि आप जिस देख सकते हैं उस एंड से इस एंड तक ये पूरा एक लगातार कॉरिडोर है। और जैसे मैं शुरू में बता रहा था, जब इसकी कल्पना की थी तो आइडिया था कि सारे डिपार्टमेंट्स इस कॉरिडोर के आसपास होंगे, तो जो फिजिसिस्ट है, जो बायोलॉजिस्ट है, जो केमिस्ट है, आपस में कोलैबोरेट करके काम कर सके। और एक्चुअली इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री निकली, बायोफिजिक्स निकली कि इन दोनों डिसिप्लिन्स का मिलन हुआ। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसका जो पांचवी मंजिल है, उधर नवंबर और अप्रैल में 2 दिन जो सूरज है वो और इसका कॉरिडोर, उसका एक्सेस बिल्कुल एक हो जाता है। तो जब सूरज ढलता है तो पूरे कॉरिडोर में एक एंड से दूसरे एंड तक सिर्फ रोशनी आती है। बच्चे भर जाते हैं क्योंकि सबको वो मोमेंट देखना पड़ता है। साल में 2 बार होता है। और जैसे स्टोन हेंज है यूके में, जहाँ वो पत्थर है और वो सूरज की रोशनी अलाइन हो जाती है, इसको MIT हेंज कहते हैं। अच्छा, उस दिन तो आपको देखने का मौका मिला है? मैं अभी नवंबर में आऊंगा। सुबह आके लग जाएंगे लाइन में। बहुत भीड़ होगी। कितनी भीड़ होती है? बहुत भीड़ होगी। साल में सिर्फ 2 बार होता है। सूरज की रोशनी आ सकती है, पर ऊपर से 5वीं मंजिल पे है। 1860 में भारत में क्या हो रहा था? इंडियन पीनल कोड आया था। 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पहला वो प्रारूप आप कह सकते हैं कि जब अवतरित होता है 1857 की क्रांति के बाद, जब भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कायदे कानून बनाए जाने लगते हैं। और ठीक यहाँ पर बॉस्टन शहर में ये मैसाचुसेट्स राज्य जो है वो MIT के साथ एक करार करता है, ग्रांट देता है कि आप यहाँ पर एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे जहाँ विज्ञान और दूसरे विषयों की पढ़ाई होगी। और इसका मोटो है मेरे ख्याल से उत्कर्ष, माइंड एंड हैंड। बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बहुत कम विश्वविद्यालयों में इस तरह का है कि जहां हाथ को प्रमुखता दी गई है जी। तो क्या ये हो सकता है कि उस वक्त औद्योगिक क्रांति का समय था अमेरिका का, और हाथ के काम की बहुत ज़रूरत थी? इस तरह का AI का दौर नहीं रहा होगा उस जमाने का तो एक तरह का AI का ही दौर था, पर इसकी सोच यही थी, इसकी कल्पना यही थी कि विज्ञान और उद्योग का मिलन हो, यह ऐसा विश्वविद्यालय हो कि बाकी विश्वविद्यालय उस समय सिर्फ वैज्ञानिक चीज़ों पर फोकस करते थे, पर यहाँ पर यही इरादा था कि इंडस्ट्री के लोग भी और जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आपस मिलकर समाज को आप लॉ पढ़ते हैं, आप यहाँ इकोनॉमिक्स में आप रिसर्च कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से कर रहे हैं, और फिर 1 साल के लिए यहाँ हैं, फिर हार्वर्ड में भी हैं। तो इस तरह की रिसर्च अब ये विश्वविद्यालयों की पद्धति है। भारत में अब कुछ शुरू हुआ है, लेकिन ये काफ़ी समय से है। मैं एक डेटा देख रहा था कि 1906 के आसपास में ही यहाँ चीन से छात्र आने लगे थे। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर
इसकी एक मतलब दिलचस्प कहानी ये भी कि जो पूरी इमारत की कल्पना की थी वो इस तरह की थी कि सारे डिपार्टमेंट्स इसी बिल्डिंग में हो। अच्छा। कि चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, सब एक साथ ही काम करें। तो जिससे आपस में काम करने से वो इंटरडिसिप्लिनरी काम और रिसर्च और निकले। तो फिजिकल जो इसकी मतलब इसकी रूह में एक तरह से इमारत में लगाया गया था कि आपस में मिलजुल कर विज्ञान और उद्योग का रिसर्च हो। देखिए 200 साल हो गए उससे ज़्यादा, और हम थोड़ा नज़दीक चलेंगे इसके बारे में बात करने के लिए। आपने जैसे बताया कि यहाँ ब्यूटीफुल माइंड एक बहुत शानदार फिल्म है, मैंने नहीं देखी है पर रिसर्च के दौरान पता चला है। वो कमाल की फिल्म है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इस इमारत के सामने हुई है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं, विश्वविद्यालयों में जो छात्र उनको घुमाते हैं उनसे उनकी कुछ कमाई हो जाती है। लेकिन ज़रा बताइए, ऐसी घास आपने कहाँ देखी है, किस विश्वविद्यालय में? जब मैं यहाँ की शूटिंग के लिए आ रहा था और तैयारी कर रहा था, और उत्कर्ष ज़्यादा बेहतर समझेंगे, बहुत दुख हुआ ये पढ़कर कि NLIU जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है भोपाल की, उसमें बाकायदा पोस्टर लगाया गया और जो सोशल साइंटिस्ट हैं, रोमिला थापर, एंड्रयू त्रुशके, इरफान हबीब, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, उनकी तस्वीरें लगाकर आप लिख रहे हैं हेड्स ऑफ रावण, मतलब रावण के सर हैं आपके 10 विद्वान। और जो इस्लामोफोबिया वाली किताबें हैं उन किताबों का वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से उन्होंने ये काम किया है, समाजशास्त्रियों को रावण के रूप में पेश किया है। NLIU के छात्रों ने कम से कम विरोध तो किया, इसकी बात रखी है। वो ये छात्र जब इस तरह के विश्वविद्यालयों में कभी आएंगे तो समझ पाएंगे कि हिंदी प्रदेशों में क्यों जानबूझकर विश्वविद्यालयों को कबाड़ में बदल दिया। और मैं जब भी अपने हिंदी प्रदेश के विश्वविद्यालयों की बात करता हूं तो आपने नोटिस किया होगा कि या तो मैं कबाड़ का इस्तेमाल करता हूं या फिर मैं घटिया का इस्तेमाल करता हूं। यह किसी तिरस्कार की भावना से नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की भी भावना से है कि अगर हिंदी प्रदेश के नौजवानों को अच्छा विश्वविद्यालय मिला होता। कई दशक हमने उन ज़िलों के कॉलेजों में पैसे खर्च किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खर्च किए हैं। अगर वो पैसा मिला होता तो और विश्वविद्यालय जैसा होना चाहिए उस तरह से बना होता, तो सारे हिंदी प्रदेश के जो छात्र हैं वो धार्मिक सांप्रदायिक संगठनों में जाकर दंगाई बनने के बजाय उनमें विश्व स्तरीय समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, न्यायविद बनने की क्षमता थी। इसलिए चूंकि वो प्रतिभाशाली हैं, रहे हैं, इसीलिए एक डिज़ाइन के तहत ये जो राजनीति है उनकी बौद्धिक क्षमता को ख़त्म करती है, ताकि हिंदी प्रदेश का जो नौजवान है वो हमेशा कम सोचे और जो भी सोचे अपने नेता के जरिए सोचे और धर्म के नाम पर असुरक्षित रहे। लेकिन इन सब जगहों में आने के बाद हम जैसे लोगों की भी आंखें खुलती हैं कि दुनिया के इस बड़े विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के छात्रों के लिए, यहाँ अमेरिका के छात्र कम दिखते हैं, अलग अलग ममालिकों के जो छात्र दिखते हैं, अफ्रीका के छात्र आपको दिखेंगे। आप 10 छात्र से मिलिए तो 10 देशों के नाम का पता चलेगा। तो उनका अनुभव बहुत विशाल वृहद होता है और वो आगे जाकर यही लोग जब अच्छा करते हैं तब फिर हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो हार्वर्ड को हार्डवर्क कहने लगते हैं। वो ये फिर से चालाकी से कोशिश करते हैं कि जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है आप उसकी महिमा का गुणगान ना करें, और जो घटिया यूनिवर्सिटी है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं और जिस यूनिवर्सिटी को बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी तरफ आपकी नज़र ना जाए। इसलिए ये वीडियो मैं बहुत लंबा बनाने वाला हूं, एक तरह से प्रतिकार के रूप में भी, कि हम अपने हिंदी प्रदेश के छात्रों को बता सकें कि दुनिया में आज भी जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी कमज़ोर होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो विश्वविद्यालय होने का धर्म है, लोकतांत्रिक धर्म है, उसे बचा कर भी रखा गया है। और 200 साल उससे भी ज़्यादा समय के बाद हम यहाँ पर चल रहे हैं और इस वीडियो में आप देख रहे हैं। तो उत्कर्ष, इतना बताना बहुत ज़रूरी था। और ये एक तरह का गुस्सा भी है कि जब भी मैं ज़िलों में जाता हूँ, आरा हो या आगरा हो या फिर गाज़ियाबाद हो या फिर मेरठ हो, बहुत से प्रतिभाशाली छात्र मिलते हैं और यही लोग IIT करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। लेकिन